हमारा नेक्स्ट 6 से 7 दिन का रिवीजन का प्लान है और हम रिवीजन में वो टॉपिक्स करेंगे जिनको मिनिमम करके आपका पेपर जो है पास हो सकता है। हम पूरा सिलेबस तो करेंगे भी नहीं, बिकॉज करने वाली चीज़ भी नहीं है पूरा सिलेबस। तो अगर हम ITI के स्ट्रक्चर की बात करें, जो बेसिकली चैप्टर जो हमारे लिए मेन की रोल प्ले करते हैं, उनको हमने देखना है। एक हमारे पास चैप्टर आ जाएगा, डैट इज़ एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। एक हम चैप्टर लेंगे आपके पास डेप्रिसिएशन का। दूसरा आपका चैप्टर आएगा इन्वेंट्री प्लस जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और आएगा आपके पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं BRS, और हम साथ लेंगे आपका डेटर्स। ये हमारे पास आगे 8 दिन है जिसमें हमने इन चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, और इन चैप्टर्स की बेसिस के ऊपर हमने आखिरी दिन जो अपना स्पेंड करेंगे वो किसके ऊपर होगा, हमारा फाइनल अकाउंट के ऊपर जो है हम उसको लेकर चल रहे होंगे। ये चैप्टर्स जो हैं हमारे, ये इंडिविजुअली भी इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर जो है हमारे फाइनल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फाइनल अकाउंट के जब हम चैप्टर करेंगे उसमें से 2 एडजस्टमेंट जो है आपको मिलती है एक्रूवल एंड प्री पेमेंट की, एक एडजस्टमेंट आपको मिलनी है डेप्रिसिएशन की, एक एडजस्टमेंट आपको मिलनी है इन्वेंट्री की, और एक आपको किसकी मिलनी है एडजस्टमेंट, डैट इज़ डेटर अकाउंट की। ये एडजस्टमेंट्स ही मिलके क्या बनाती हैं, आपका फाइनल अकाउंट जो है वो बना रही होती हैं। तो अगर आपके यही चैप्टर एक्रूवल, प्रीपेमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री और BS वगैरह अगर आपके ये हो जाते हैं तो यू कैन से डैट आपका अराउंड इसमें से 70 से 80 मार्क्स का पेपर सिर्फ यहाँ से ही क्या कर रहा होगा, बेस कर रहा होगा। कितने का, 70 से 80 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका इन्हीं एरिया से बेस कर रहा होगा। इनको अच्छी तरह कर लें, इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए कि MCQs वगैरह आपका एरिया जो है वो बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन से, टू द पॉइंट बातें करेंगे, और MCQs की मैं आपके साथ प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करवा दूंगा जो मुझे लगा, बाकी मैं आप लोगों के साथ वीडियोस की फॉर्म में MCQs शेयर कर दूंगा। हम आते हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर के ऊपर, इसको देखते हैं। बिकॉज डेप्रिसिएशन में से आपको एक तो 10 नंबर का पेपर उसने वैसे ही पूछना है, दूसरा आपके फाइनल अकाउंट में भी एक इसकी एडजस्टमेंट जो 3 से 4 नंबर की होगी वो कैरी हो रही होगी। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन बेसिकली है क्या और कैसे हमने इसको लेके चलना है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस आउट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें एसेट्स की, तो हमारे पास 2 तरह के एसेट्स जो हैं होते हैं। एक है मेरे पास जिनको हम कहते हैं अपने करंट एसेट्स, और दूसरे हैं इनको हम क्या कहते हैं, अपना नॉन करंट एसेट्स जो है कह रहे होते हैं। एक कौन से हैं हमारे पास, करंट एसेट्स, दूसरे कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बारे में पता है, ये वो एसेट्स हैं जिसका बेनिफिट्स आपको लेस देन 12 मंथ्स होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपना करंट एसेट्स कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, करंट एसेट्स कह रहे होते हैं। और वो एसेट्स जिनका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स में आप कह सकते हैं आपके पास बैंक आ रहा होगा, आपके पास कैश आ रहा होगा, आपके पास डेटर आ रहा होगा, आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक इन आइटम्स जो है वो आ रही होंगी। इनके बारे में आगे जाके हम अभी रेलेवेंट चैप्टर भी पढ़ते हैं और वहाँ पे भी हम इन्हें क्या करते हैं, डिस्कस आउट करते हैं। हमने बैंक के बारे में भी BRS पढ़ेंगे क्या होता है, हम डेटर्स को देखेंगे और हम किसको देखेंगे, इन्वेंट्री को देखेंगे। नॉन करंट एसेट्स के बारे में देखते हैं। एक ही चैप्टर है हमारा जिसको हमने यहाँ पे लेके चलना है। इसमें से आपको 3 तरह के MCQs मिलेंगे, एक इनके कॉस्ट की मेजरमेंट के, दूसरा डेप्रिसिएशन के, तीसरा मिलेगा आपको चेंजेस इन एस्टीमेट के MCQs मिल रहे होंगे। अब नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें भी हमारे पास दो तरह के एसेट्स जो हैं वो आएंगे। एक होते हैं हमारे पास जो है हमारे
टेंजिबल एसेट्स, और दूसरे हमारे पास कौन से हैं, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम जो यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड वो IAS 38 है। ये आगे जाके आप जब पढ़ेंगे FAR2 वहाँ पे आप जाके इसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। और टेंजिबल एसेट्स ही हमारा मेन कंसर्न है, इसके लिए जो हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वो IAS 16 है, और आप इसको थोड़ी इसकी बेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे जाके आप इसे क्या करेंगे FA1 में डिस्कस आउट कर रहे होंगे। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज़ टेंजिबल एसेट्स। अगर हम टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो टेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा, आपके पास लैंड आ जाएगा, आपके पास बिल्डिंग आ जाएगी, आपके पास प्लांट आ जाएगा, आपके पास मशीन आ जाएगी, आपके पास इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो किसका पार्ट बनेंगे, आपका टेंजिबल एसेट्स का पार्ट बनेंगे। और अगर हम इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें, इसमें क्या आएगा, आपके पास बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होंगे वो किसका पार्ट बनेंगे, आपके इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट बन रहे होंगे। सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कॉपीराइट, पेटेंट्स वगैरह जो है वो सारे इसका पार्ट बन रहे होंगे। ठीक है, हमने किसको डिस्कस करना है यहाँ पे, टेंजिबल एसेट्स को। और टेंजिबल एसेट्स को हम क्या कहते हैं, हम इनको PPE भी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, PPE भी कह रहे होते हैं। अब किसी भी एसेट को PPE हम तब कहते हैं जब उसे कुछ कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हो। क्या से कंडीशंस हैं, नंबर 1 कि वो टेंजिबल है, फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2 उसका यूज़ जो है वो क्या है, मोर देन 1 ईयर है। नंबर 3 हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक यू कैन यूज़ इट फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एडमिन पर्पस के लिए, या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर रेंटल पर्पस के लिए। अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है हम उसे क्या कहते हैं, PPE कह रहे होते हैं। कि एक तो वो टेंजिबल है, उसका यूज़ जो है वो मोर देन 1 ईयर है, और दूसरा वो इन तीनों में से क्या होगा, वो इस्तेमाल हो रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसको PPE कंसीडर जो है वो कर रहे होते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि PPE में और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या होगा। PPE वो है जो आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग टर्म होगा। इन्वेंट्री क्या होती है, जिसको आप बेच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टोयोटा की, तो टोयोटा वालों के लिए वो जो गाड़ी बना के बेच रहे हैं, इनके लिए कार जो है वो इनके लिए क्या है, इन्वेंट्री साबित होती है। इनके लिए कार क्या है, इन्वेंट्री है। लेकिन अगर SBI है, SBI ने कोई गाड़ी ली है, इन्होंने कोई कार वगैरह ख़रीदी है, तो इनके लिए कार जो है वो क्या साबित होगी, इनके लिए PPE जो है वो साबित हो रही होगी। इनके लिए क्या होगी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट जो है वो बन रही होगी। इज़ दैट क्लियर? अब जब हम इस चैप्टर में मूव करते हैं तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में डिस्कस आउट करनी है। नंबर 1 कि हमने देखना है कि हमारी इनिशियल मेजरमेंट जो है वो किस तरह से होगी, वो हमने देखना है। नंबर 2 हमने देखना है कि हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, उसको देखना है। नंबर 3 हमने देखना है कि अगर मेरे चेंजेस इन एस्टीमेट हो जाएं, उनको हम कैसे लेके चलेंगे। ये 3 चीज़ें सिर्फ जो है हमने क्या करनी है, हमने इस चैप्टर में डिस्कस आउट जो है वो करनी होती है। और यही 3 चीज़ें जो है वो हमारे MCQs का पार्ट बनती हैं, जिसमें से मोस्टली MCQs जो हैं वो हमारे किसका पार्ट बनते हैं, डेप्रिसिएशन वाले एरिया का पार्ट बनते हैं। अगर हम इनको डिस्कस करें और सबसे पहले हम चलें नंबर 1 के ऊपर, दैट इज़ इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट है कि जब हम एसेट ख़रीद के लेके आएंगे तो हमने उसको किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल मेजरमेंट कह रहे होते हैं। अगर हम इनिशियल मेजरमेंट की बात करें तो
अगर आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री जो हमने इसकी पास करनी है उसको हमने यहाँ पे ज़रा क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। आप एसेट ख़रीदेंगे, आपके पास एसेट आया, एसेट बिल्ड किया या व्हाटएवर जो भी हुआ, तो हम क्या करेंगे, आपका एसेट अकाउंट जो है वो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और अगर आपने कैश पे कर दिया वो क्रेडिट, या अगर आपका अभी पेएबल है तो वो क्या होना चाहिए, आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो बेसिकली हम ये एक एंट्री जो है वो क्या करते हैं, पास कर रहे होते हैं जब हम इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर अपने एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डन हो गया। और अगर हम साथ ही इसके अकाउंटिंग एंट्री के साथ अगर हम इसका रेलेवेंट लेजर बनाएं तो हमारे पास एसेट का जो लेजर बनता है वो कुछ इस तरह से हमारे पास बन रहा होता है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका बैलेंस प्लॉट डाउन कि हमारे ओपनिंग एसेट्स कितने के हैं, जो हमने न्यू एसेट्स परचेज़ किए होंगे वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो हमने एसेट्स बेचे होंगे वो हम इसमें से लेस करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो एसेट्स का ये बचता है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है हमारे किसका पार्ट बनती है, इनिशियल मेजरमेंट का पार्ट बन रही होती है। अब इनिशियल मेजरमेंट से हमारा एमसीक्यूज़ एक आधा पेपर में आ सकता है और इवन आया भी होता है कि हमने इनिशियली एसेट्स को मेजर करना है। तो इनिशियल मेजरमेंट करने का रूल क्या होगा, हमारा इनिशियल मेजरमेंट का प्रिंसिपल क्या होगा। बिकॉज़ हमें एक चाहिए वैल्यू, हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। हमने उस वैल्यू की बेसिस के ऊपर क्या करना है, इनिशियल मेजरमेंट करनी है कि इस कीमत के ऊपर हमने एसेट को रिकॉर्ड करना है। तो अगर हम देखें तो मेरे पास जो इसका असूल है इनिशियल मेजरमेंट का वो कुछ इस क्यों आप यहाँ पे लेंगे परचेज प्राइस कि आपने कितने का ख़रीदा है, प्लस आपके पास आएगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमने क्या करनी है, इसमें मेजर करनी होती हैं, इसमें हमने देखनी होती हैं। आप लोग इधर बैठ जाए सामने आके। तो अगर हम यहाँ पे इसकी अब कॉस्ट मेजरमेंट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा परचेज प्राइस कि भाईजान हमने कितने की कोई एसेट, कोई मशीन हमने ख़रीदी है वो लेंगे। इसमें से अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो हमने करवाना है ट्रेड डिस्काउंट लेस करवाना है हमेशा। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। फिर जो आपको रिबेट मिलता है वो भी आपने क्या करवाना है, लेस करवाना है। उसके अलावा जो आपके पास इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, अगर आपने इनको इंपोर्ट वगैरह किया, जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो आप इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा जितने भी आपके नॉन रिफंडेबल टैक्स होते हैं वो इसका पार्ट बनेंगे। उसके अलावा जितने भी आपके रिफंडेबल टैक्सेस हैं, अगर रिफंडेबल टैक्सेस इसमें ऐड किए गए हैं आप इसमें से क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। ये आपको वैल्यू पड़ेगी एट द टाइम ऑफ परचेज। ये वैल्यू क्या है, एट द टाइम ऑफ परचेज। जब आप ख़रीदेंगे तो आपने इस तमाम चीज़ों को ऐड करना है और आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को लेस जो है वो करवाना होता है।
अब ख़रीद लिया, अब ख़रीद के आपने उसको अपने बिज़नेस में लेके आना है काबिल इस्तेमाल पोजीशन में, काबिल इस्तेमाल हालत में। उसके ऊपर आपको अखराजात जो हैं वो करने पड़ेंगे, उसको हम देखते हैं। अब ये तो आपके पास आ गई भाई, इतने की हमने ये चीज़ ख़रीदी है, डन हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर रहे होंगे। आपने मशीन मंगवाई है, आपने क्रेन मंगवाई, क्रेन के लिए आपने लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस जो हैं वो ऐड किए आ जाएंगे। आप कोई फ्रेट वगैरह पे करते हैं, किराया, वो इसमें क्या करेंगे, आप ऐड कर रहे होंगे। आपने जो इंश्योरेंस करवाई है, क्या करवाई है, इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस कौन सी है आपकी, इन ट्रांजिट, रास्ते में, वो भी क्या होगी इसमें आपकी ऐड जो है हो रही होगी। उसके अलावा आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो भी क्या करेंगे आप इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा आपके पास जो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपने लाके अपने एसेट को लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके लिए कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई जगह बनाते हैं, कोई रैम्प बनाते हैं, कोई स्टेज बनाना है जहाँ पे आपने उसको प्लेस करना है, वो भी क्या होगी इसमें ऐड होगी। जब हम कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो ख़र्चा हुआ होगा आपका लेबर का, मटेरियल का, और ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है इसमें ऐड जो है वो करना होता है। इसके अलावा आपने जो प्रोफेशनल्स को फ़ी पे की होती है, सर्वेयर को, वो भी आप क्या करेंगे इसमें ऐड कर रहे होंगे। उसके अलावा जो आपकी इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट होती है वो भी क्या करेंगे आप इसमें ऐड जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी कॉस्ट जो है आपकी इस एसेट की वजह से हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली, इसे हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जब आप इनको जमा कर लेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगी वैल्यू कि भाई दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ एसेट, और आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू के ऊपर फिर से रिकॉर्ड करेंगे, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट जो है बन रही होगी कि भाई एसेट अकाउंट आपका डेबिट इस वैल्यू से हो रहा होगा, और जो आपने ख़र्चा कॉस्ट पे की है वो क्या हो रही होगी, आपकी क्रेडिट हो रही होगी। सो डैट इज़ द फर्स्ट एरिया ऑफ दैट चैप्टर, इसमें से वो हमसे MCQs पूछ रहा होता है कि इनिशियल मेजरमेंट हमने क्या करनी है, और इनिशियल मेजरमेंट में क्या कुछ आना चाहिए और क्या कुछ नहीं आना चाहिए। जो इस एसेट की इनिशियल मेजरमेंट है वही हमारी इनिशियल मेजरमेंट जब हम इन्वेंट्री में पढ़ रहे होंगे तो उसकी भी इनिशियल मेजरमेंट जो है वो यही बन रही होती है। इज़ दैट क्लियर? इसको अगर कोई तस्वीर ले ले तो बेहतर होगा, मुझे बाद में शेयर कर देना, मैं शेयर कर दूँगा। क्लियर है? ये इसकी कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट है। इन्वेंट्री में भी आपकी कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट ऑलमोस्ट यही रहती है।
डन हो गया। अभी इनिशियल कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट जब आपने कर ली है, इसके बाद आपके कुछ सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। क्या सब्सीक्वेंट का मतलब है बाद में। जैसे बिल्डिंग ले ली है, बिल्डिंग आपने ली 2 मंजिला, बाद में आपको 3rd स्टोरी जो है वो क्या करनी पड़ती है, बिल्ड करनी पड़ जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स कह रहे होते हैं। इन सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को ना आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है और ये चीज़ याद रखनी है। एक है इम्प्रूवमेंट्स, क्या है इम्प्रूवमेंट्स, और दूसरे आपने रखने हैं अदर देन इम्प्रूवमेंट्स। एक क्या है इम्प्रूवमेंट्स और दूसरी क्या है हमारी इम्प्रूवमेंट्स के अलावा। अगर हम इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो इम्प्रूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि आपके एसेट की लाइफ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, आपके एसेट की एफिशिएंसी जो है वो चेंज हो रही है, आपके यूनिट्स प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसे इम्प्रूवमेंट्स कहते हैं। रिमेंबर, इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर जो ख़र्चा होगा ये क्या होगा, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इम्प्रूवमेंट पे जो ख़र्चा होगा वो क्या होगा आपका, हमेशा कैपिटलाइज्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज, कि हम इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो बना देंगे। जैसे आपने 1 मंजिला बिल्डिंग ली, ऊपर आपने एक और मंजिल जो है वो बना दी, डैट इज़ इम्प्रूवमेंट। ये आपकी क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी मंजिल में जो खर्चा आया वो आपका क्या हो जाएगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बाय की, बिल्डिंग की आपने कॉस्ट जो है वो पे की 3 मिलियन, बाद में आपने बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, तो फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और ख़र्चा हुआ 15 लाख का। आप इसको जमा कर देंगे, अब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 45 लाख हो जाएगी, बिकॉज इम्प्रूवमेंट है। ये हमेशा क्या होती है, आपकी कैपिटलाइज होती है। फिर है अदर देन इम्प्रूवमेंट्स। अब इम्प्रूवमेंट्स के अलावा क्या आता है आपके पास, रिपेयर्स आ जाता है, आपके पास मेंटेनेंस आ जाती है, या आपके पास उसके रनिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपके पास उसकी वारंटी वगैरह आ जाती है, आपके पास उसका क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। सर ये ख़र्चे हैं, ये ख़र्चे जो हैं ये आपके हमेशा क्या होते हैं, ये एक्सपेंस आउट होते हैं। आप इसे क्या करते हैं, आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बनाते हैं। आप कभी भी इनको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? इसको लिख लें, फिर इसको सारा मैंने मिटाना है। इसकी तस्वीर ले लें, मैं इसको सारा मिटाऊँ फिर।
क्लियर है? तो इनिशियल मेजरमेंट और इससे रिलेटेड सारा आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भाई एसेट को रिकॉर्ड करना है, किन वैल्यूज़ पे करना है, क्या अकाउंटिंग एंट्री है, और सब्सिक्वेंट जो खर्चा होगा उसका भी हमने क्या करना है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। इसमें से आपको एक आध MCQs आते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ याद है तो ठीक है भाई, जो समझे सवाल पूछ ले। अब हमारे पास सेकंड जो है वो इसमें क्या आता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की देखिए, जब हमने एसेट को ख़रीदा, हमने इसको कैपिटलाइज कर लिया, हमने इसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर ली, लेकिन फिर हम एसेट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जब ये टीवी लिया था तब इसकी वैल्यू 4 लाख थी, इस्तेमाल हो रहा है, अब इसकी वैल्यू शायद 2.5 लाख रुपये हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही होती है। और हम भी क्या कर रहे हैं, एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, चल रहा है, उसमें वेयर एंड टेयर हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, अपनी वैल्यू को लूज़ कर रही होती है। तो इसकी वैल्यू में कमी आ रही होती है, हमने क्या करना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। बिकॉज यहाँ पे हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रूडेंस। वो हमें कंसेप्ट कहता है कि हमारे एसेट्स कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। जब मुझे पता है मेरा एसेट 2.5 लाख का है, मैंने 4 लाख का लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एसेट्स को ओवरस्टेट कर रहा हूँ, अपने यूजर्स उन्हें क्या करूँगा, मिसगाइड करूँगा, ये चीज़ गलत होगी। तो हमें क्या करना है, हमने अब इसको ठीक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डैट इज़ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount over its यूज़फुल लाइफ। कि आपने क्या करना है, एसेट को उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर एलोकेट करना है। इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट को, इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे द मेन थिंग इज़ दैट कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू। तो आपके पास क्या आ जाती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन की, और व्हाट इज़ रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, वो है 2 लाख की। कि मुझे पता है मैं इस एसेट को इस्तेमाल करूँगा, जब बेचूँगा तो मुझे कितने के पैसे मिलने हैं, 2 लाख रुपया। तो जिसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो कितनी रहेगी, 8 लाख जो है वो क्या बनेगी, इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो कंसिडर हो रही होगी। डन हो गया। अब यहाँ पे हमने एक टर्म लिखी है, डैट इज़ रेजिडुअल वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ रेजिडुअल वैल्यू, ये हमारी बेसिकली क्या होती है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यूज़र है उसको मिलेगी एट द एंड ऑफ लाइफ। तो ये क्या होता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू। ये क्या होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू। इन शॉर्ट हम आज ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि अगर हमारा एसेट कोई 5 साल इस्तेमाल चला हुआ है तो उसकी मार्केट में आज कितने का बिकतेगा, ये मेरी क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू। इसके लिए हम दूसरे वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, हम इसको
सैल्वेज वैल्यू भी कह रहे होते हैं। जाके पढ़ लेना FAR 1 में, वो टॉपिक R1 का है। उसके बाद यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ में हम दो चीज़ें देखते हैं कि हमने कितना यूज़ करना है, नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसे हम क्या कहते हैं, यूज़फुल लाइफ। और यूज़फुल लाइफ भी हमारा बेसिकली क्या होता है, एस्टीमेट होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, कि हमने इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूज़फुल लाइफ के ऊपर डिवाइड करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। अगर हम मेथड्स की बात करें तो हमारे पास, चूँकि हमने बात की सिस्टमेटिक एलोकेशन, अब सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, कोई ना कोई हमारे पास तरीक़ेकार जो है वो मौजूद होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास सिस्टम मौजूद होना चाहिए। उसकी बेसिस के ऊपर ही हम क्या करेंगे, हम इसको एलोकेट कर रहे होंगे। ठीक है। अब हम जरा इसको देखें तो बेसिकली सिस्टमेटिक एलोकेशन की बात करें तो हमारे पास 4 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है जिनको हम लेकर चलते हैं। एक है हमारे पास, इसको हम कहते हैं दैट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसको हम WDV मेथड भी कहते हैं। तीसरा आता है हमारे पास प्रोडक्शन या नंबर ऑफ आवर्स या मशीन आवर्स मेथड। और नंबर 4 आता है हमारे पास सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। ये 4 मेथड हैं, 4 तरीक़ेकार हैं जिसके तहत हम क्या करते हैं, अपनी डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि हम कब कौन सा मेथड डिसाइड करेंगे, इसका फ़ैसला कैसे होगा। जिस पैटर्न में हमें बेनिफिट्स आते हैं हम उसी पैटर्न में क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट भी चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो 1 बाय 1 लेके चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड होगा उसको डिस्कस आउट करते हैं। नंबर 1 ये है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। और यहाँ पे लाइफ का मतलब होता है हम क्या लेते हैं, यूज़फुल लाइफ जो है वो ले रहे होते हैं। क्या तरीक़ेकार है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं। नंबर 1 कि इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई भी एसेट जिसका पैटर्न बेनिफिट्स फिक्स आ रहे हैं हम उसे किस मेथड पे डेप्रिशिएट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट जो है वो कर रहे होंगे। अब इसको ज़रा अगर हम समझें स्ट्रेट लाइन मेथड को, एक इसमें और होता है, आप इसमें रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर आपने इसमें रेट कैलकुलेट करना है तो रेट का फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आ जाएगा रेट। तो अगर आप कॉस्ट को मल्टीप्लाई करें रेट के साथ, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी कि ये क्या बनती है, आपकी डेप्रिसिएशन बन रही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कॉस्ट है 5 लाख रुपया, आपके पास रेजिडुअल वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपया, और आपके पास लाइफ जो है वो है 5 ईयर्स, और आपने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, आप निकाल सकते हैं। MCQs में वो आपको टोटल लाइफ भी गिवन करेगा, वो आपको यूज़फुल लाइफ भी गिवन करेगा, वो आपको 2 वर्ड इस्तेमाल करेगा, इकोनॉमिकल लाइफ या टोटल लाइफ। जो इकोनॉमिकल लाइफ है वो तो है टोटल एसेट ने कितना चलना है, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए क्या है कि हमने कितना चलाना है, तो यूज़फुल लाइफ में हम क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। तो अगर आप इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी डेट इज़ कॉस्ट, वो कितनी है 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1 लाख, लाइफ कितनी है 5 ईयर्स, कितने की डेप्रिसिएशन 80,000 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ईयर 1 में भी आपकी इतनी ही रहेगी, आप ईयर 2 में निकालेंगे, ईयर 2 में भी आपकी कितनी आएगी 80,000 ही रहेगी, ईयर 3 में भी कितनी आएगी आपकी 80,000 ही रहेगी, ईयर 4 में भी कितनी आएगी आपकी 80,000 ही रहेगी, ईयर 5 में भी कितनी रहेगी आपकी 80,000 ही रहेगी। सर आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो क्या आती है, हमेशा फिक्स आती है। अब यहाँ पे इसके साथ ही 2 चीज़ें भी हम यहाँ पे सीखेंगे। एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, उसे कहते हैं कैरिंग वैल्यू का। किसे कहते हैं, कैरिंग वैल्यू का। कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं इसको हम, नेट बुक वैल्यू ये भी इसे कह रहे होते हैं। कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। क्या, जमा करना। तो देखिए अगर हम बात करें पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी 80,000, लेकिन अगर हम ईयर 2 में हैं तो भाई ईयर 2 की 80,000 है और पिछले साल की कितनी थी 80, तो 2 सालों की इकट्ठी कितनी बनेगी 1,60,000। अब ईयर 3 में आए तो ईयर 3 कितनी आई थी हमारे पास 80, और लास्ट 2 ईयर से कितनी थी हमारे पास इकट्ठी 1,60,000, तो कितनी बनेगी 2,40,000 बनेगी। अब ईयर 4 में आए, ईयर 4 में कितनी डेप्रिसिएशन आई है आपके पास 80,000 आई है। लास्ट 2 ईयर से कितनी थी कंबाइन 3 ईयर्स की 240, कितनी बनेगी ये 3,20,000 बनेगी। और ईयर 5 में अगर आए, ईयर 5 में कितनी थी आपके पास 80,000, लास्ट कितनी थी 3,20,000, जमा करें कितनी बनेगी 4 लाख बन रही होगी। तो अगर आप सालों के डेप्रिसिएशन को जमा करते जाएंगे आपके पास क्या आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होगी। डन। अब इसकी बेसिस पे अगर हमने कैरिंग वैल्यू निकालनी हो, देखें ईयर 1 में मेरे पास कॉस्ट कितनी थी 5 लाख थी, मेरी कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं हुई ना, तो आपके पास चाहे साल 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो या 5 ही क्यों ना हो, आपके पास 5 सालों में कॉस्ट तो सेम रही है। अब इसमें से हमने क्या लेस करवाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए पहले वाली कितनी थी 80, सेकंड कितनी आई थी 1,60,000, दूसरे कितनी आई थी हमारे पास, तीसरे की 2,40,000, चौथे की और 5वें की 4 लाख। आप इसको अगर लेस करवाएंगे आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास कैरिंग वैल्यू आ रही होगी। ये कितनी बनेगी 4,20,000, ये कितनी बनेगी 3,40,000,
ये कितनी बनेगी 2,60,000। ये कितनी बनेगी 1,80,000। ये कितनी बनेगी 1 लाख बनेगी। देखें 5 साल के बाद लाइफ पूरी होगी हमारी। एट द एंड ऑफ लाइफ कितनी कैरिंग वैल्यू आई है, तो ये किसके बराबर होती है, रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होती है। एट द एंड ऑफ द लाइफ जो हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है और जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है? अब हम देखते हैं इस डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हम जिसकी एंट्री पास करते हैं वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होती है, मेरी हमेशा क्रेडिट होती है। इसकी एंट्री के पास होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 80,000 का था, 80,000 हम डेबिट करेंगे और ये क्या होगी 80,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी क्रेडिट हो रही होगी। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, रिमेंबर ये हमेशा फॉर द ईयर होता है। क्या होता है, फॉर द ईयर। और ये हमेशा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन इजी वर्ड्स, इन आसान वर्ड्स, हर साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हर साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जैसे 80,000 है, 80,000 है, कितनी आ रही है हर साल, 80 यहाँ आई, 80 यहाँ भी, 80 यहाँ भी आई, हर साल कहाँ जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो है ना आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको हम कहते हैं कि ये मेरा कॉन्ट्रा एसेट है। ये क्या होता है, मेरा कॉन्ट्रा एसेट। इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, ये हमारी जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये मेरी कहाँ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा कि मेरे पास एसेट की कॉस्ट जो है वो कितनी थी, 5 लाख थी, और हम इसमें से यहाँ पे लेस करवाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ईयर 3 में। ईयर 3 में इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 2,40,000 थी। आपने लेस करवाया तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ गई कितनी, 2,60,000 की। तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये कहाँ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, और ये आपका क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है जो एंटी हो, अगेंस्ट हो, और ये क्या कर रहा है, एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। जब हमने ये डेप्रिसिएशन पास कर दी है, अब हमें लग गया पता कि भाई एसेट हमने 5 का लिया था, बट आज उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2,60,000 की है। ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी होती है। और अगर हम इसके रेलेवेंट लेजर्स की बात करें, टी अकाउंट्स की, अगर हम तीनों के कंबाइंड टी अकाउंट्स बनाएं तो आपके पास आ जाएगा एसेट का कॉस्ट का अकाउंट आ जाएगा। जैसे अगर हम 5 साल का बनाते हैं तो ईयर 1 में कोई भी ब्रॉड डाउन नहीं था, आपने एसेट परचेज़ किया कितने का, 5 लाख का, और कोई ब्रॉड डाउन आ जाएगा आपके पास क्या,
5 लाख आ जाएगा। ये आपके पास बन गया ईयर 1 का अकाउंट। अब आप चलेंगे ईयर 2 में, तो यही क्या हो जाएगा आपका ब्रॉड डाउन बन जाएगा। कोई परचेज़ कुछ भी नहीं किया था ना आपने, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ईयर 2 का। फिर ईयर 3 में भी आपका एसेट में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अगर तब्दीली आई होती हम यहाँ पे ले जाते। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रॉड डाउन अकाउंट कितना आ जाएगा 5 लाख का। आपके पास बन जाएगा कैरी डाउन अकाउंट, वो कितना बनेगा 5 लाख का बन जाएगा। फिर ईयर 4 में अगर हम बात करें तो भाईजान मेरे पास ब्रॉड डाउन अकाउंट आ जाएगा 5 लाख का, मेरे पास आ जाएगा कैरिड ऑन अकाउंट आ जाएगा 5 लाख का। और अगर हम ईयर 5 की बात करें तो भाईजान ये आ जाएगा आपके पास 5 लाख का, और ये भी आ जाएगा आपके पास कितने का 5 लाख का। तो आपके 5 साल एसेट के अकाउंट तो कुछ इस तरह से बनेंगे, इसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही होगी। अब एसेट का अकाउंट हमने बना लिया, इसके साथ हमने कौन सा अकाउंट बनाना होता है, डेट इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना है। और वो क्या है, कॉन्ट्रा एसेट है। अगर एसेट डेबिट होता है तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो क्या होगी, आपकी क्रेडिट होगी। ऐसे ही है ना। तो देखें आपके पास पहले साल तो कोई भी डेप्रीसिएशन कुछ भी नहीं थी एक्यूमुलेटेड। आपने पहले साल निकाले कितनी 80,000, एंट्री के पास की होगी आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो क्या हुई होगी, क्रेडिट हुई होगी। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे भाईजान कि आपके पास आ गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना 80,000 का। ये आपने लिखा, इसे आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे किसके ऊपर, 80,000 के ऊपर। ये आपका ईयर 1 क्लोज हो गया। अब ईयर 2 की बात करें तो ईयर 2 का ओपनिंग कितना था आपके पास 80,000। फिर ईयर 2 की डेप्रीसिएशन कितनी आई थी 80,000 आई। आपने इनको जो क्लोज किया तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 1,60,000 आ गया। फिर आप ईयर 3 में चले गए, आपके पास कितना हो गया 1,60,000। आपकी डेप्रीसिएशन कितनी आई है 80,000। आप इनको जमा करेंगे, आपके पास आ जाएगी कितनी 2,40,000 आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। फिर आप ईयर 4 में गए, आपके पास डेप्रीसिएशन कितनी आई थी 2,40,000 आई थी। सॉरी, आपकी जो ब्रॉड डाउन बैलेंस था वो कितना था 2,40,000। आपकी डेप्रीसिएशन कितनी आई थी 80,000। आपने इसको क्लोज कर दिया, ये भी कितने की आ गई आपकी 3,20,000 की आ गई। फिर आप ईयर 5 में आ गए आखिरी, डेट इज़ ब्रॉड डाउन है वो आपका 3,20,000। आपकी डेप्रीसिएशन कितनी आएगी 80,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा आपका 4 लाख का आ जाएगा। तो ये 5 साल का अकाउंट है, और 5 साल का क्या है आपका ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनता है। अब किसी भी साल को पकड़ लें, फॉर एग्जांपल 3rd ईयर है, 3rd ईयर की क्लोजिंग कॉस्ट और 3rd ईयर की अगर आप ये लेस करवाएंगे, आपके पास WDV मिल जाएगी 5 लाख माइनस 2,40,000 क्या बनती है 2,60,000। यहाँ पर देखिए 5 लाख, इसमें से 4 लाख आप लेस करवाएंगे तो क्या आ जाएगी कैरिंग वैल्यू आपकी 1 लाख जो है वो आ रही होगी। तो ये आपके पास अकाउंट बन रहे हैं। और अगर आपने आखिरी अकाउंट बनाना हो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाना हो, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका डेप्रीसिएशन का अकाउंट। आपने जो फॉर द ईयर डेप्रीसिएशन निकाली होगी आप वो यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखेंगे, और बैलेंस करने के लिए आप किसको चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो आपका ये अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 अकाउंट्स हमने क्या करने होते हैं, देखने होते हैं, और इनको ही हम क्या करते हैं लेकर चल रहे होते हैं।
बहुत है आज के लिए, क्या ख़त्म कर दूँ? कर दो ख़त्म। चलें फिर कल इसे वाइंड अप कर देते हैं। फिर हमारे 2 मेथड रह गए, 3 मेथड रह गए हैं और हमारा वो रह गया है चेंज इन एस्टिमेट। ठीक है, फिर कल हम इसे फिर वाइंड अप कर देते हैं।